नमस्कार। आज हम प्रश्न बैंक के इस भाग में बात करेंगे कुछ प्रश्नों की। इनमें से कुछ प्रश्न हैं एस ब्लॉक के तत्वों के और कुछ प्रश्न हैं पी ब्लॉक के तत्वों के। आइए इसमें हम एस ब्लॉक के तत्वों के जो शेष प्रश्न थे उनकी बात करें। जो 10वां प्रश्न था इसमें सोडियम व पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्प विलेय हैं। इसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम इनके जो आयनों की साइज होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। इसके बड़े आकार का कारण क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और सोडियम और पोटेशियम की तुलना में मैग्नीशियम और कैल्शियम के पास एक एक प्रोटॉन अधिक होता है नाभिक में। इसीलिए इनके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण अधिक होता है। इसीलिए सोडियम की तुलना में मैग्नीशियम का आकार कम होता है और पोटेशियम की तुलना में कैल्शियम का आकार कम होता है। अब चूंकि सोडियम पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड है उनकी जालक ऊर्जा का मान कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइडों की जालक ऊर्जा की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए ये जल्दी जल में घुल जाते हैं और इनके चारों ओर जल के अणु इनको घेर लेते हैं। इसलिए ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसके विपरीत कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, इनकी जो साइज कम होती है, इसलिए इनकी जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जो जालक ऊर्जा अधिक होने के कारण इनको अलग करने, आयनों को अलग करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, वो उसको जलयोजन ऊर्जा से नहीं मिल पाती है। इसलिए अपेक्षाकृत कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड जल में अल्प विलेय होते हैं। अगला प्रश्न है, बुनसन ज्वाला में गर्म करने पर क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं, इसमें कुछ दिया नहीं है कौन सी है, तो दोनों के लिए लिख सकते हैं आप। यदि उसमें स्पष्ट लिखा हो क्षार धातुओं को लिखना है तो क्षार धातुओं के लिए लिखिए, यदि क्षारीय मृदा धातुओं के लिए लिखना है तो मृदा धातुओं के लिए लिखिए, क्योंकि इनमें केवल यही लिखा है उसमें। बुनसन ज्वाला में गर्म करने पर रंग क्यों देते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दो में से, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। क्षार धातुएं एवं उनके लवण बुनसन ज्वाला में अभिलाक्षणिक रंग देते हैं। ये अभिलाक्षणिक रंग क्यों देते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि इनका जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं वो ज्वाला से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर पे से जो अपनी तलस्थ यानी अपनी ग्राउंड अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट पर नीचे आते हैं ये, तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और वो जो उत्सर्जित करते हैं वो विकिरण कौन सी क्षेत्र के होते हैं, विजिबल रीजन यानी दृश्य क्षेत्र के होते हैं। तो जैसे ये बुनसन ज्वाला में थोड़ी देर तक अपन को गर्म करते हैं तो पहले तो उच्च ऊर्जा अवस्था में जाते हैं, तब तक रंग नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही ये पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तो इनके अपने अपने विशिष्ट रंग दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको दिए हैं लिथियम है, लिथियम का किरमिची लाल रंग दिखाई देता है। इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो है 670.8। और ये इसका जो लंबाई है तरंगदैर्घ्य है वो नैनोमीटर में दी गई है। और सोडियम में 581.2 नैनोमीटर है, तो इसका रंग पीला दिखाई देता है। और पोटेशियम का कलर बैंगनी होता है, और रुबिडियम का लाल बैंगनी होता है, और सीजियम का नीला होता है। ये इनकी अलग अलग अभिलाक्षणिक कलर इनके होते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं भी ज्वाला में रंग देती हैं, लेकिन इनमें बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला में रंग नहीं देते हैं। बुनसन मरने की ज्वाला में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर सकें, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम अत्यंत छोटे आकार के परमाणु होते हैं। इसीलिए ये इनके जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं मजबूती से बंधे रहते हैं और इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी आनंद एंथैल्पी अधिक होती है। इसीलिए ये बुनसन मरने की ज्वाला में रंग नहीं देते हैं, लेकिन
जो उच्चतर सदस्य होते हैं जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये अपने अपने अभिलाक्षण रंग देते हैं। जैसे आपका कैल्शियम है तो कैल्शियम का रंग ईंट जैसा लाल होता है, स्ट्रोंशियम का किरमिची होता है, बेरियम का सेब जैसा हरा रंग होता है और रेडियम का लाल रंग होता है। इस तरह से क्षारीय मृदा धातुएं भी अपने अभिलाक्षणिक रंग बुनसन बनने की ज्वाला में देती हैं। अब हम बात करें अगले अध्याय की पी ब्लॉक के तत्वों की। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको देखिए। पहले प्रश्न में ये दिया गया है कि इनमें से कौन सा लुईस अम्ल है। देखिए यहाँ पे कुछ यौगिकों के नाम है, यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं AlCl3, MgCl2, CaCl2, BaCl2। इनमें से केवल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2 ही लुईस अम्ल है, क्योंकि बाकी में MgCl2, CaCl2, BaCl2 ये आयनिक यौगिक हैं। AlCl3 ही केवल संयोजक यानी कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण एल्युमिनियम में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में और 3 इसको कोवेलेंसी द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसके पास कुछ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है एल्युमिनियम, इसलिए जो किसी के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर लेता है, इसलिए ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। बाकी बेरियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे आयनिक पदार्थ हैं। इनमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसमें जो ऑक्साइड दिए गए हैं वो है B2O3, Al2O3 और जो शायद गैलियम, जो गैलियम का ऑक्साइड दिया हुआ है और इंडियम का ऑक्साइड दिया है। तो इन सब में से केवल बोरॉन का जो ऑक्साइड है B2O3 यही केवल अम्लीय प्रकृति का होता है। बाकी एल्युमिनियम का है वो अधर्मी होता है और बाकी ये 2 क्षारीय होते हैं। अब हम चौथे प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न और इसमें आयनन एंथैल्पी का सही क्रम क्या है। देखिए ये जो इनके ऑप्शन हैं ये कुछ कन्फ्यूजिंग है, इसलिए हम इनका क्रम समझ लेते हैं। इनका जो आयनन एंथैल्पी का क्रम है वो है, सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी तो है बोरॉन की, उसके बाद टेलुरियम की, फिर गैलियम की है, फिर एल्युमिनियम की है, फिर इंडियम की है। इसका सही क्रम ये है, घटते हुए क्रम में हमने यहाँ इसको लिख दिया गया है। विस्तार से देखेंगे तो पुस्तक में इनके सबके मान दिए हैं और उनका क्रम देखेंगे तो ये क्रम बैठता है। 5वां प्रश्न में दिया है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अपचायक है। अपचायक वो पदार्थ होते हैं जो दूसरे का अपचयन कर लेते हैं, उसमें ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो SnCl2 और SnCl4, Sn की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है इसमें। SnCl4 में 4 होती है, SnCl2 में 2 होती है। क्योंकि SnCl4 अधिक स्थायी है इसलिए ये आसानी से SnCl4 में बदल जाता है और ये दूसरे का अपचयन कर देता है, इसीलिए इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है चौथा SnCl2। 6वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया अर्धचालक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो इन सब में से जो यहाँ पर दिए गए हैं कार्बन है, लेड है, सिलिकॉन है और टिन है। तो इनमें से केवल सिलिकॉन को ही अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जो सोलर सेल वगैरह होते हैं उन सब में सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। 7वां प्रश्न है समूह 14 के संयोजकता कोष का विन्यास क्या होता है। इसका विन्यास क्या होगा। समूह 14 के जो भी तत्व होते हैं उनके अंदर कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका विन्यास होता है NH2 NP4 NP2 NH2 NP2। जैसे कार्बन है, कार्बन में 6 है तो जो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। सिलिकॉन का देखें तो क्या होगा 3s2 और 3p2। इस तरह से ये सामूहिक इनका जो विन्यास है संयोजकता कोष का वो NH2 NP2 है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब चूंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन देखो अधिकांश भूपर्पटी पे आपको दिखेगा सिलिका SiO2, उसमें सिलिका के साथ ऑक्सीजन बहुत बड़ा भाग होता है। लगभग 70% जो समुद्र हैं तो समुद्र में जल में H2O पाया जाता है। वायुमंडल में भी नमी पाई जाती है। जीवों के
और वनस्पतियों के शरीरों में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन सब में भी ऑक्सीजन कंटेंट रहता है। इसीलिए ऑक्सीजन लगभग 49% पाए जाने वाला तत्व है, यानी भूपर्वटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है। 9वां प्रश्न देखें, कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है? तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13 और C14, जिसमें C14 रेडियो एक्टिव है। 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक श्रृंखला का गुण किसमें पाया जाता है? तो आप जैसे जानते ही हैं, सर्वाधिक श्रृंखला का गुण कार्बन में पाया जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए वो अन्य तत्वों से और अधिक लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना करके और कई यौगिक देता है। तो इसमें जो विलक्षण गुण पाया जाता है, उसके कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। 11वां प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तत्व के तंतुओं का उपयोग होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरॉन और बोरॉन के यौगिकों का उपयोग होता है। और क्योंकि बोरॉन हल्का भी होता है, बहुत मजबूत होता है, तो फाइटर जेट वगैरह की जो बॉडी वगैरह बनाने के लिए भी काम में आता है, और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम तो आता ही है। इसका सही उत्तर है बोरॉन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखो हमने, यहाँ पे देखिए वो दे दिया है, यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा है वो दी ही है। देखिए बोरॉन की आयनन ऊर्जा 801 है, दूसरे नंबर पे टेलुरियम है, तीसरे नंबर पे गैलियम है, चौथे नंबर पे एल्युमिनियम है और पांचवें नंबर पे इंडियम है। जी हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आप देखेंगे 2-2 नंबर के प्रश्नों की, आपको पता है 2-2 नंबर के प्रश्न में हमें 2-2 लाइन ज़्यादा लिखना पड़ती है, और हमें जो पूछा जाए वो लिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया है, आप इसमें देखो, समूह एल तथा सीएल के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो वैसे तो यहाँ पे ये प्रश्न ठीक नहीं जम रहा है, क्योंकि समूह एल और सीएल तो खैर नहीं है। तो आप यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, तो एल्युमिनियम वाला समूह आप लिख सकते हैं कि बोरॉन परिवार या कार्बन परिवार के समान इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखिए, तो हमें उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। यदि बोरॉन का ही पूछा गया है, एल्युमिनियम का पूछा गया है, मतलब जो भी पर्टिकुलर पूछा है, तो एल्युमिनियम को आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम 13 होता है, और ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 इस तरह विन्यास होगा। यदि गैलियम का पूछा गया है, तो गैलियम में 31 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें 18 जोड़ देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, और इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p1 हो जाएगा। क्लोरीन का पूछा है, तो क्लोरीन का भी लिख सकते हैं आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। मैंने 2 अयस्कों के नाम पूछे, इनमें कोई 2 लिख सकते हो। पहले बॉक्साइट सबसे प्रमुख अयस्क है, Al2O3 × 2H2O, यानी इसमें जलयोजित एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। और कोरंडम Al2O3 होता है, ये भी एक प्रमुख आपका अयस्क है। डायस्पोर, इसमें एक कृष्ण जल होता है। और क्रायोलाइट Na3AlF6, ये भी एक महत्वपूर्ण खनिज है, जो कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए काम में लाया जाता है। अगर अब देखें, तीसरा प्रश्न है, गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम से कम होती है, इसका कारण लिखना है। तो देखिए, अब आप ये आश्चर्य की बात है, जैसे आपने जो सामान्य गुण पढ़े हैं आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे आने पे तत्व की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि उसमें कक्षों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, एल्युमिनियम आपका तीसरे आवर्त में है, तो गैलियम चौथे आवर्त में है, यानी इसके नीचे है। गैलियम में एक अधिक कक्षक है, फिर भी इसकी त्रिज्या एल्युमिनियम से कम क्यों है? इसके पीछे क्या तर्क है, ये आपको लिखना था। तो इसमें देखिए लिखा है, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परंतु गैलियम की त्रिज्या एल्युमिनियम से थोड़ी कम होती है। इसका कारण ये है कि गैलियम में 3D कोष का अधिक डिफ्यूज होना है, यानी वो अधिक
विस्तृत होता है, फैला होता है, तो उसका जो परिरक्षण प्रभाव है यानी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो नगण्य होता है, बहुत कम रहता है, जिसके कारण नाभिक में जो धनावेश है यानी जो प्रोटॉन है जो कि एल्युमिनियम से कितने ज़्यादा होते, 18 ज़्यादा होते। एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन होंगे तो इसमें 31 प्रोटॉन होंगे, तो चूंकि धनावेश बहुत अधिक हो जाता है और चूंकि डी ऑर्बिटल है फुलफिल है, इसलिए उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल की जो आकृतियाँ होती हैं वो आकृति कैसी होती है, डिफ्यूज होती है, फैली होती है, तो वो एक जगह केंद्रित नहीं होती है, इसलिए उसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, परीक्षण प्रभाव नगण्य है। इसीलिए जो नाभिक में जो बहुत सारे प्रोटॉन हो गए, 18 प्रोटॉन अधिक हो गए यानी 31 प्रोटॉन है कुल, तो उनका जो कुल आकर्षण होगा वो अधिक होगा, और उस आकर्षण के कारण बाह्यतम कक्ष जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आकर्षण द्वारा उसको खींच लिया जाता है, यानी उस पर प्रबल आकर्षण लगता है। इसके कारण उसका जो परमाणु आकार है यानी उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो घट जाती है। चौथा प्रश्न है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की बोतल के को यदि हवा में रख दिया जाए तो चारों ओर श्वेत धूम्र बन जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड वायुमंडल की नमी से अंशतः जल अपघटन कर लेता है, माने जल अपघटित हो जाता है, और जल अपघटन के पश्चात वो HCl गैस देता है। यही HCl गैस उसके बोतल के चारों ओर सफ़ेद धूम के रूप में जम जाती है। इसका जो केमिकल जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, ये इस तरह का होगा। केमिकल इक्वेशन AlCl3 + 3H2O बनता है 3HCl + AlOH होल थ्राइस, और HCl जो गैस के रूप में मुक्त होता है वो आपकी बोतल के चारों ओर धूम के रूप में जमा हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। पांचवा प्रश्न है, कार्बन के 2 समस्थानिकों के प्रतीक लिखिए। कार्बन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14। मैंने कार्बन 12 में आपके परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन 13 में परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है। इसी तरह से कार्बन 14 में परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 14 है। इनमें सब में प्रोटॉन की संख्या 6 होती है। इसमें से रेडियो एक्टिव कार्बन है कार्बन 14। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन अंकन में कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन है, जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, उसका उपयोग किया जाता है। और जैसा कि आपने शायद पढ़ा हो पहले, इसका जो अर्धायु काल है वो 5770 वर्ष होता है। जीवों में ये कार्बन की जो कार्बन 14 का परमाणु है वो कार्बन की कुल परमाणु में से 10⁻12 भाग में पाया जाता है, यानी एक कार्बन 14 परमाणु होता है तो 10⁻12 भाग कार्बन 12 के परमाणु होते हैं। और ये कार्बन 14 वायुमंडल में कॉस्मिक रेस से नाइट्रोजन की क्रिया के द्वारा बनते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों में, और जब पौधों को जीव उसका भक्षण करते हैं, जंतु उसका भक्षण करते हैं, तो जंतु के शरीर में पहुंच जाता है और उनके बोन्स यानी हड्डी वगैरह में प्राप्त होता है। तो जब कोई जीवाश्म यानी चाहे पौधे का जीवाश्म हो या जंतुओं का जीवाश्म हो, उसकी एज हमारे को निकालना होती है, तो हम उसकी हड्डी में या उसके जो फॉसिल्स हैं उसमें हम कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा को निकाल लेते हैं, और उस हिसाब से गणना करके हम उस जो स्पेसीमैन है, जो आपका फॉसिल है, उसकी एज निर्धारित कर लेते हैं। इसके लिए सन 1960 में विलियर्ड लिब्बी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और उन्होंने बताया था
कि जो कार्बन 14 है वो किस तरह से जीवों में पहुंचता है और वो मरने के बाद किस तरह से डिके होता है। अगला प्रश्न है समूह 14 की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन और जो समूह 14 है यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनमें कार्बन मुख्य रूप से 4 संयुक्ता दर्शाता है, एक सस्योजी यौगिक बनाता है, और जबकि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन और लेड है, इनमें धीरे धीरे 4 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति कम होती जाती है और 2 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ऊपर के जो तत्व हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें 4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है और कार्बन में, सिलिकॉन में अधिकांशतः इस संयोजी प्रवृत्ति की होती है। बाकी नीचे जाने पर ये विद्युत संयोजी बन जाती है और 2 ऑक्सीकरण अवस्था की जो प्रवृत्ति है वो जर्मेनियम, टिन और लेड में अधिक होती है, यानी लेड की तरफ से जाते बढ़ती है। इसका एक कारण है कि जो NH2 जो अक्रिय युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन का अग्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, और NH2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते हैं, केवल Np के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वही बंधन में भाग लेते हैं। अपवाद स्वरूप कभी कभी इनमें ऋण 2 और ऋण 4 ऑक्सीकरण संख्या भी पाई जाती है, जैसे कि एसिटिलाइड में कार्बन की ऋण 2 संयुक्ता पाई जाती है और मेथिनाइड में ऋण 4 संयुक्ता पाई जाती है। 8वां प्रश्न है संकलन को परिभाषित कीजिए या संकलन की परिभाषा दीजिए। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, संकलन यानी चैन, लंबी चैन बनाना। कार्बन में स्वयं व अन्य तत्वों के परमाणु के साथ सस्योजक बंध बनाने की वृत्ति पाई जाती है और ये जो आपस में जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। इसमें ऐसा कार्बन कार्बन बंध की प्रबलता के कारण होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो बंध है उसकी जो बंधन ऊर्जा है 348 किलो जूल प्रति मोल होती है, इसीलिए ये आपस में जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सिलिकॉन में भी थोड़ी बहुत थोड़ी श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसके बाद के जो तत्व हैं उनमें श्रृंखला की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसका पीछे का यही कारण है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो बॉन्ड होते हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत कम होती है, इसकी तुलना में काफ़ी कम होती है, इसलिए वो उतने मजबूत श्रृंखलाएं नहीं बना पाता। अगला प्रश्न है, ये भी 2 ही नंबर का है। हीरा संयोजी क्रिस्टल होने के बावजूद भी उच्च गलनांक युक्त होता है, यानी हीरे में जो चूँकि हीरे की जो क्रिस्टलीय प्रकृति है वो संयोजी प्रकृति होती है और संयोजी प्रकृति के जो यौगिक होते हैं वो सामान्यतः मुलायम होते हैं, लेकिन हीरा संयोजी होने के बाद भी विश्व की सबसे कठोरतम वस्तु है। इसके पीछे ये कारण दिया जाता है कि कार्बन का जो हीरा पर रूप है उसमें sp3 संकृत कार्बन चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहता है और इसमें जो sp3 संकृत कार्बन है उसमें एक कार्बन के चारों ओर 4 चतुष्फलकीय रूप से 4 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं और इस तरह से प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए इनके बीच में कोई विशेष रिक्त स्थान नहीं बचता है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर है, यानी ये भी काफ़ी कम है। इसीलिए इनके जो कार्बन के कण हैं बहुत पास पास में रहते हैं और परस्पर प्रबल आकर्षण बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप इनके गलनांक उच्च होते हैं। देखिए उसकी जो हीरे की संरचना है ये समचतुष्फलक की संरचना रहती है और प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। इसी कारण से ये विश्व की कठोरतम वस्तु है।